आज हम देखते हैं सिविक्स का सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फेडरलिज्म होता क्या है, व्हाट इज फेडरलिज्म। ठीक है, तो देखते हैं। फेडरलिज्म एक प्रकार का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म एक प्रकार का सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर को डिवाइड किया गया है सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है वेरियस उसको पावर उसमें पावर को मतलब विभाजित किया गया है। ठीक है, देखते हैं। तो आप देखते हैं, हम फेडरलिज्म जान लिए। तो दूसरा देखते हैं, व्हाट आर द की फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। तो first key features of federalism are there are two or more tier of government। टायर बोलो तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दो या दो से अधिक टायर है गवर्नमेंट का। सेकंड पॉइंट है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट ऑन ज्यूरिडिक्शन। प्रत्येक लेवल में जो गवर्नमेंट है उसका अपना एक ज्यूरिडिक्शन है, एरिया है। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल लेते हैं आर्मी सेंट्रल, ठीक है, पुलिस स्टेट, इसका अपना एक ज्यूरिडिक्शन है। ठीक है, देखते हैं थर्ड पॉइंट, ज्यूरिडिक्शन ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ज्यूरिडिक्शन जो है प्रत्येक लेवल गवर्नमेंट का वो स्पेसिफाई किया गया इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो फंडामेंटल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो बनाया गया प्रोविजन के रूप में, उस कैन नॉट बी चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। वन लेवल का जो गवर्नमेंट है उसको चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है इन डिस्प्यूट्स कोर्ट इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेक द फाइनल डिसीजन। जो कोर्ट का जज होता है, ठीक है, वह इंटरप्रेट करेगा संविधान में जो जो बात है और उसके बाद फाइनल डिसीजन देगा कि ठीक है कुछ भी घटना ये सब को, ठीक है, उसका संविधान बना हुआ कि आपको न्याय से न्याय के रूप में अब पालन करना है और अच्छा मतलब बोला जाए तो अच्छे तरीके से। ठीक है, सिक्स पॉइंट देखते हैं, रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल इज टोल्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। रेवेन्यू जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रत्येक लेवल पर बताया गया है, टोल्ड किया गया है इन कॉन्स्टिट्यूशन। और देखते हैं लास्ट पॉइंट की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। दे आर अदर टू ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म, और दो अदर ऑब्जेक्टिव फेडरलिज्म का, फर्स्ट है यूनिटी एंड सेकंड है डाइवर्सिटी। ठीक है, ये सब की फीचर है, देख लिए। ठीक है, आप देखते हैं टाइप ऑफ फेडरलिज्म। देयर आर टू टाइप ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, एक फर्स्ट है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म, सेकंड है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इन कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म देखते हैं इसके अंदर क्या 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 पॉइंट है उनको देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब बहुत सारा स्वतंत्र राज्य कम टुगेदर टू फॉर्म बिगर यूनिट, और मिलकर और बिगर यूनिट में। ठीक है, ऑल स्टेट हैव इक्वल पावर, सभी राज्य के पास इक्वल पावर दर्जा है। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर इक्वली पावरफुल, और राज्य एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इक्वली पावरफुल व शक्तिशाली होते हैं। जिस तरह एग्जांपल देते हैं यूएसए, स्विट्जरलैंड एक्सेट्रा। ठीक है, आप देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फेडरलिज्म। फर्स्ट देख लिए कमिंग टू फेडरलिज्म, सेकेंड देखते हैं होल्डिंग टू द फेडरलिज्म। इसके अंदर क्या क्या की पॉइंट्स है उसको देखते हैं। तो ए लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कंट्री कोई भी हो, ठीक है ना, लार्ज कंट्री मतलब जो बड़ा देश होगा ना वह विचार करेगा, डिसाइड करेगा कि पावर को सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिवाइड करे। ठीक है ना, स्टेट हैव अनइक्वल पावर, मतलब इसमें इस होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के अंदर स्टेट के पास अनइक्वल पावर उतना नहीं है। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, इसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म के अंदर
इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा पावरफुल होते हैं। हम देखे थे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में, इसमें दोनों स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इक्वली पावरफुल होते हैं। इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल होते हैं। जिस तरह एग्जांपल लेते हैं इंडिया, इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं बेल्जियम, बेल्जियम भी एक होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, इज इंडिया ए फेडरल कंट्री? क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? यस। वाई? बिकॉज देर आर 3 levels of governments: center, state and local. Jurisdiction of each level is specified in the constitution. India is holding to the federalism. मेरा भारत एक होल्डिंग टू द फेडरलिज्म है। नीड 2/3 votes in Lok Sabha and Rajya Sabha, plus more than half state must passes the bill to change basic law. And last point of this, in disputes between state and central government, Supreme Court make the final decision. These all are the points of, is India a federal country? Okay, do you understand? Next, टाइप ऑफ लिस्ट, ठीक है। देखते हैं कितने टाइप ऑफ लिस्ट होते हैं। तो फर्स्ट डील करते हैं यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अंदर यूनियन लिस्ट के अंदर कंटेंट सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, नेशनल की महत्वपूर्ण या महत्तम का इसमें सब्जेक्ट को कंटेंट किया जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंस रखा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक द लॉ रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं वो अपना लॉ उसके मतलब रिलेटेड उस इसके अंदर जितना भी सब्जेक्ट उसके रिलेटेड अपना लॉ बनाते हैं, रिलेटेड करते हैं, ठीक है। जिस तरह डिफेंस, बैंक, करेंसी, फॉरेन अफेयर, दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ यूनियन लिस्ट, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ लिस्ट। सेकेंड टाइप ऑफ लिस्ट इज स्टेट लिस्ट। इसमें 66 सब्जेक्ट इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर पॉइंट्स देखते हैं, क्या पॉइंट्स हैं। कंटेंट सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इम्पोर्टेंस एंड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर कंटेंट रहते हैं सब्जेक्ट लोकल इम्पोर्टेंस, मतलब ये जो अपना लोकल मतलब लोकल बॉडी, इस सब का लोकल इम्पोर्टेंस कंटेंट रहते हैं डे टू एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट मेक द लॉ रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट्स। इसमें स्टेट गवर्नमेंट खुद अपना लॉ को बनाता है, रिलेट दूसरे सब्जेक्ट में काम करता है। जिस तरह एग्जांपल है पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ठीक है। ये सब एग्जांपल है स्टेट लिस्ट का, ठीक है। देखते हैं थर्ड लिस्ट, कॉन्क्रीट लिस्ट। इसके अंदर इंक्लूड रहते हैं सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके अंदर सब्जेक्ट इंक्लूड रहते हैं, मिक्स रहते हैं कॉमन इंटरेस्ट के रूप में बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। दोनों गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल देते हैं एजुकेशन, मैरिज, एडॉप्टेशन, ठीक है। इफ सेंट्रल एंड स्टेट रूल्स गेट मैसेज ऑफ द सेंट्रल रूल विल बी फॉलो, ठीक है। अगर सेंट्रल स्टेट जो रूल बताता है उसके मैसेज तो अनुसार स्टेट रूल को वो लोग को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सेंट्रल रूल जो भी उसको फॉलो करना पड़ता है। फोर्थ देखते हैं टाइप ऑफ लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट। इसके अंदर क्या इंक्लूड होते हैं, सब्जेक्ट दैट कम अप आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। इसके रेसिडुअरी लिस्ट के अंदर इंक्लूड सब्जेक्ट्स केम अप आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो आया है वो सब्जेक्ट इंक्लूड रहते हैं, ठीक है, उसको बनाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक लॉ रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होते हैं वह लॉ को रिलेट करते हैं इसके अंदर जो सब्जेक्ट है। जैसे एग्जांपल है कंप्यूटर साइंस इज एग्जांपल ऑफ रेसिडुअरी लिस्ट, ठीक है। आप देखते हैं आपको आपकी बुक एनसीईआरटी बुक में मिलेगा लिंग्विस्टिक स्टेट, ठीक है। उसके बाद मिलेंगे लैंग्वेज पॉलिसी, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है। एक मिलेगा डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। यही सब टॉपिक बचा हुआ उसको भी डील कर लेते हैं। लैंग्विस्टिक स्टेट में स्टेट को डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, भाषा के आधार पर डिवाइड किया गया, ठीक है। और कुछ पॉइंट होंगे आप एनसीईआरटी बुक खोल कर पढ़िएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। और देखते हैं
लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा का क्या पॉलिसी है, ठीक है। देखते हैं, देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बिफोर, पहले इट वाज कंसिडर दैट हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज, पहले हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज था, ठीक है, इंडिया का। बट आफ्टर द सर्वे इट कम आउट दैट ओनली 40% इंडियन स्पीक इन हिंदी, ज़्यादातर लोग 40% हिंदी ही बोलते थे, ठीक है। सो विथ हिंदी So, with the Hindi, other 21 languages are recognized as scheduled language by Constitution. संविधान में, ठीक है, 21 लैंग्वेज को रिकोगनाइज किया गया, ठीक है, अदर देन हिंदी को भी। और एक खास बात है, कैंडिडेट कैन ऑप्शन टू टेक एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दिस 22 लैंग्वेज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन, ठीक है। और कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठते हैं, ठीक है, ये एग्ज़ाम देते हैं, उसके पास ऑप्शन होता है 22 लैंग्वेज को सेलेक्ट करके अपना सेंट्रल गवर्नमेंट की पोजीशन पे दे सकते हैं, ठीक है। स्टेट हैव देयर ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, राज्य का अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। और देखते हैं इसका पॉइंट, इंग्लिश एक्ट एज मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट और इंटर स्टेट गवर्नमेंट वर्क। जो इंग्लिश एक्ट है एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट और इंटर स्टेट गवर्नमेंट वर्क, मतलब इंग्लिश मतलब भाषा जो बोली जाती है वो कम्युनिकेशन के रूप में, ठीक है ना, एक प्रकार का मीडियम है, ठीक है, किसके बीच में, सेंट्रल स्टेट और इंटर स्टेट वर्क, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कुछ भी काम करना है तो, ठीक है ना, वर्क करने के लिए इंग्लिश एक्ट के रूप में मतलब भाषा का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में। फॉर ए लॉन्ग टाइम सेम पार्टी रूल एंड सेंटर एंड स्टेट, बहुत समय के पहले की बात है कि सामान्य पार्टी मतलब सेम पार्टी रूल करते थे सेंटर एंड स्टेट पर, ठीक है। दिस डिड नॉट अलाउ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज देयर राइट एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट, और इस पर अलाउड नहीं था, मतलब अधिकार नहीं था, सहमति नहीं थी कि स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार उस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं देयर राइट्स एज ए ऑटोनोमस फेडरल यूनिट्स, ठीक है। देखते हैं दूसरा पॉइंट, इफ द पार्टी रूलिंग इन सेंटर एंड स्टेट वाज डिफरेंट देन समटाइम्स सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट, अधिक कोई पार्टी रूलिंग कर रहे हैं सेंटर एंड स्टेट पर, डिफरेंट देन समटाइम्स सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज, कुछ कारण या कुछ वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो बनाया हुआ नियम उस पर, तब क्या कहता है उसको मतलब सरकार उसको डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट उसको डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है। और देखते हैं इन 1990, ठीक है, 1990 की बात है, नो सिंगल पार्टी हैड मेजोरिटी, कोई सिंगल पार्टी जो था उसको मेजोरिटी नहीं थी। फॉर द एरा ऑफ द कोलिटिशियन गवर्नमेंट स्टार्टेज, और कुछ बाधा के कारण कोलिटिशियन गवर्नमेंट स्टार्ट, ठीक है, हो गया। स्टेट गवर्नमेंट नाउ रूल ऑटोनोमसली एंड बिकम पावरफुल, स्टेट गवर्नमेंट जो था नाउ रूल ऑटोनोमस, अचानक मतलब एकाएक रूल करने लगा, हैड बिकम पावरफुल बन गया। इट बिकम डिफिकल्ट टू डिसम्यूज स्टेट गवर्नमेंट, यह डिफिकल्ट हो गया टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट मतलब डिसमिस करने में डिफिकल्ट हो गए, ठीक है, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, ठीक है। आप देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, अब बुक पढ़िएगा उसमें डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पता चल जाएगा उसमें, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन क्या होते हैं, ठीक है। उसको रन देते हैं, वीडियो बहुत लंबे हो रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम डाल देंगे, तो हम उतना छोड़ते हैं आगे। आप उसमें बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ, इधर सेकंड पैराग्राफ इस साइड देखिएगा तो मिल जाएगा आपको डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। हम उसमें कुछ पॉइंट्स है, उसको पॉइंट्स को डील कर लेते हैं। व्हेन वी टेक सम पावर फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट एंड गिव टू लोकल गवर्नमेंट, हम लोग कुछ पावर लेते हैं फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट से
और वह पावर किसको दिया जाता है? लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है। ठीक है। इन विलेज इट इज़ कॉल्ड पंचायत। हम लोग विलेज में पंचायत कहते हैं। ठीक है। वो पावर को जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो सरपंच रहते हैं, हेड रहते हैं। इन अर्बन एरिया में देखिएगा इट इज़ कॉल्ड म्यूनसिपैलिटी। ठीक है। हेड मेयर, उसको मेयर कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं 1992 में कुछ एमेंडमेंट वे टेकन बाय गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है। 1992 में तो क्या क्या है देखते हैं। रेगुलर इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है सीट्स पे रिजर्व फॉर ST SC ST एंड OBC। ये 3 कास्ट को सीट्स रिजर्व किया गया था। ठीक है। थर्ड पॉइंट है 1/3 सीट्स वे रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 सीट जो था रिजर्व कर दिया गया था किसके लिए? वुमेन के लिए। फोर्थ पॉइंट है स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन विल बी कंडक्ट द इलेक्शन। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा वह कंडक्ट कराएगा इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से इलेक्शन को। एंड फिफ्थ पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू शेयर इट पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट पास अधिकार है कि वह